हेलो एवरीवन, आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? टू चार्जेस के ऊपर, वो भी स्मॉल चार्जेस के ऊपर, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, उन्हीं के ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लीकेबल है। और ग्रेविटेशनल फोर्सेस किसके ऊपर एप्लीकेबल है? हर तरह के चार्जेस के ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। इसके अंदर हम बॉडी के मास को इंक्लूड करते हैं। ये फोर्सेस मास के ऊपर डिपेंडेंट होती है और ये चार्जेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स हमने ड्राइव की हुई है अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग हम फोर्स कैसे निकालते हैं? जो दो चार्जेस होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो जो उसके बीच का डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ गई है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होती है, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? के। ये के क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया Fe, फोर्स ऑन फोर्स कौन सी है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इसको हमने नंबर 1 दे दिया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है? जो हमने +1 में पढ़ चुके हैं। दो मास के बीच में लगेगी। मास को एक बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है, तो उनको हमने नाम दे दिया M1 और M2। ठीक है, और ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये जो होता है R, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? ये फॉर्मूला ये होगी सेकंड टर्म। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे। हमें इस डिवाइड करने से पहले हमें ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें लर्न होनी चाहिए। कौन सी? जो इलेक्ट्रॉन का ऊपर चार्ज कितना आता है वो पता होना चाहिए, प्रोटॉन का चार्ज कितना है वो हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻9 कूलम होता है। और मास इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 9.1 × 10⁻13 kg। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। ये हमें चारों की चारों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, अगर कंपैरिजन आपको करना है तो। अब हमने क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पे क्या होगा? हमें पता है ये क्या था? कूलम्स लॉ, K × Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर अपॉन ये ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स थी G × मास M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड के अंदर है तो। और K की वैल्यू क्या होती है? K जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, और G की वैल्यू क्या होती है? 6 × 7 × 10⁻11। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पुट कर देनी है। Q1 आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, Q2 क्या ले सकते हो? चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और M1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और M2 मास ऑफ प्रोटॉन। आप इस तरह से सारी की सारी वैल्यूज़ क्या करोगे? इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे और इसे सोल्व कर लोगे। सोल्व करने के बाद आपके पास जो इनकी जो रेशियो आएगी, इनका जो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट जो निकलेगा वो आएगा 23.0704 × 10⁻19। और नीचे जब हम ग्रेविटेशनल वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 97.11 × 10⁻69। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमारे पास आएगी 10⁻40 आएगी। तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया है कंपैरिजन करने के बाद कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो इतने टाइम्स क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, यही हमने क्या करना था? कंपेयर करना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन कितना ज़्यादा है और कौन कितना कम है। तो हमें ये पता लग गया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻40 टाइम्स ज़्यादा होती है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से।
आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको और इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।